नमस्कार दोस्तों। आज हम जो कक्षा 10 में एक पुस्तक चलती है गणित की, माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश एनसीईआरटी के नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित जो है, कह सकते हैं कि कक्षा 10 में जो एनसीईआरटी की बुक्स चलती है गणित की, उसमें जो अध्याय 8 है त्रिकोणमिति का परिचय, ये पूरा अध्याय पढ़ेंगे। 2-3 वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे इसे, जिसमें प्रत्येक चैप्टर जो है उसके प्रत्येक प्रश्न को करवाया जाएगा। तो आज हम शुरुआत करते हैं त्रिकोणमिति का परिचय। चूँकि त्रिकोणमिति जो शब्द है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है ये समझते हैं पहले। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति का जो शाब्दिक अर्थ है वह होता है त्रिकोण का मापन। त्रिकोण का मापन। चूँकि त्रिकोणमिति जो शब्द है अंग्रेजी भाषा के ट्रिग्नोमेट्री से बना है, ट्रिग्नोमेट्री। और ये अंग्रेजी भाषा का जो शब्द ट्रिग्नोमेट्री है, ये दो यूनानी शब्द हैं, एक है ट्रिग्नॉन और दूसरा है मेट्रॉन, इनसे मिलकर बना है। ट्रिग्नॉन का जो अर्थ होता है वह है त्रिभुज, और मेट्रॉन का जो अर्थ होता है वह होता है मैं मापता हूँ। यदि त्रिकोणमिति को हम परिभाषित करें तो ऐसे कर सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की एक वह शाखा है जिसका संबंध कोणों के मापन और उससे संबंधित समस्याओं के समाधान से है, चाहे वो कोण त्रिभुज के हों अन्यथा ना हों। तो आइए इस सेंटेंस को एक बार लिख लेते हैं, जिससे कि आपको यदि अच्छे समझ में आए। तो हम लिख सकते हैं कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा है जिसका संबंध कोणों के मापन और उससे संबंधित समस्याओं से है, चाहे वह कोण त्रिभुज के हों अन्यथा ना हो। कहने मतलब ये है कि जो त्रिकोणमिति है, यह त्रिकोणमिति हम कोणों का मापन करते हैं। अब यह कोणों का मापन या कोणों से संबंधित जो समस्याएं हैं उनका हल जो है त्रिकोणमिति के द्वारा हम करेंगे। तो सबसे पहले हमें समझना है कि कोण किसे कहते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कोण को समझ लेते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है त्रिकोणमिति का परिचय। तो इससे जो त्रिकोणमिति का जो परिचय है पहले उसे समझ लेते हैं, उसके बाद इससे संबंधित जो प्रश्न होंगे उन्हें करेंगे। तो कोण किसे कहते हैं? ज्यामितीय भाषा में हम कोण कह सकते हैं कि जब कोई भी दो रेखाएं, सरल रेखाएं आपस में जब प्रतिच्छेद करती हैं तो जो आकृति बनती है यह कोण कहलाता है। या कह सकते हैं दो सरल रेखाओं के प्रतिच्छेदन से बनने वाली जो आकृति है वह कोण होती है। अब हमने ज्यामिति में क्या पढ़ा है? ज्यामिति में हम ये पढ़ चुके हैं कि जब दो सरल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं तो कोण बनता है। और ज्यामिति में हम 0 से 360 अंश तक कोणों को पढ़ चुके हैं। या कह सकते हैं कि ज्यामिति में हमने कुछ इस तरह से, आपको याद होगा तो ये एक्स अक्ष दिखाते थे और ये वाई अक्ष, ये माइनस एक्स और ये माइनस वाई अक्ष। तो ये प्रथम चतुर्थांश होता था, ये द्वितीय, ये तृतीय और ये चतुर्थ चतुर्थांश। तो हमने केवल ज्यामितीय में यह 4 समकोण, इन 4 समकोणों के बारे में पढ़ा था कि 0 से, ये मूल बिंदु हमारा होता था 0,0, 0 से 360 अंश तक के कोण को पढ़ा। और ये हमेशा कैसे कोण होते थे? धनात्मक। लेकिन त्रिकोणमिति में क्या होगा? त्रिकोणमिति में हम 360 से ज़्यादा
कोण को पढ़ेंगे, यानी कि 360 अंश से प्लस का कोण हो सकता है। और त्रिकोणमिति में कोण हमारे धनात्मक भी हो सकते हैं और ऋणात्मक भी हो सकते हैं। कैसे होंगे वो भी समझते हैं। जैसे कोई रेखा है ओ ए, ठीक है, और यह रेखा, यह किरण जो है, यह रेखा है और दूसरी रेखा कोई कोण बनाती हुई इस तरह से है। तो यह जो कोण होगा, कह सकते हैं जब कोण इस तरह से बनेगा, या फिर कहें कि सुइयों, जो घड़ी की सुई है, सुई के विपरीत दिशा में हमेशा धनात्मक कोण बनेगा। कैसा होगा? धनात्मक कोण होगा, पॉजिटिव एंगल होगा। और इसके जब कोण इस तरह से बनेगा, सुइयों की दिशा में, घड़ी की सुइयों की दिशा में जब बनेगा, तो कोण ऋणात्मक होगा। तो कोण कैसा होगा? ऋणात्मक होगा। तो इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं, साथ में लिखते जाते हैं। कोण, सबसे पहले लिखेंगे धनात्मक कोण। धनात्मक कोण कौन सा होगा? इसके लिए लिखेंगे कि घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में बनने वाला कोण धनात्मक कोण होता है। चित्र बना लेते हैं। ये कोई रेखा है ओ ए, और ये कोई रेखा है बी। तो यह जो कोण बनेगा, घड़ी की सुइयों की दिशा में है, घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में है, तो यह कोण हमेशा इस तरह से जो बनेगा, ये कैसा कोण होगा? धनात्मक कोण होगा। अब बात करते हैं ऋणात्मक कोण की। तो ऋणात्मक कोण हमने क्या सीखा कि घड़ी की सुइयों की दिशा में बनने वाला कोण कैसा कोण होगा? ऋणात्मक कोण होगा। इसका भी चित्र बना लें। तो ये रेखा है हमारे पास ओ ए, और घड़ी की विपरीत, घड़ी की दिशा में इधर को कोण बनेगा, इस दिशा में कोण बनेगा। तो ये इसे नाम दे देते हैं बी। तो जो इस तरह से कोण बनेगा घड़ी की सुइयों की दिशा में, तो ये हमारा कोण बनेगा। इस तरह से कोण आगे भी ये बढ़ सकता है, ओ बी रेखा है, इस तरह से आगे भी बढ़ सकती है, ठीक है। तो इसे हम मिटा देते हैं और लिख लेते हैं ये कैसा कोण है? ऋणात्मक कोण। एक बात समझते हैं, जो घड़ी की विपरीत दिशा में बनने वाला कोण होता है, घड़ी की विपरीत दिशा को हम बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, एक शब्द में कहें तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है वो पॉजिटिव होता है,
और घड़ी की सुइयों की दिशा को हम अंग्रेजी में बोल सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इसके लिए एक शब्द में बोले तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो कोण बनता है वह निगेटिव कोण होता है। तो उम्मीद करता हूँ धनात्मक कोण और ऋणात्मक कोण समझ में आ गया होगा। अब एक बात और समझते हैं कि हमारे पास एक रेखा है ओ ए। इस रेखा के चारों ओर एक दूसरी रेखा है जो कि है ओ बी। चूंकि ये एंटी क्लॉकवाइज है तो ये जो कोण होगा हमारा धनात्मक होगा, ये जो कोण है धनात्मक होगा। ओ बी रेखा यह पूरा एक चक्कर जब लगा लेगी तो यह रेखा कहाँ पर आएगी, तो ये रेखा आ जाएगी चारों तरफ एक चक्कर पूरा करने के बाद फिर से इसी रेखा के ऊपर आ जाएगी ओ बी। तो ये जो कोण है हमारा, कहने मतलब ये है ओ ए रेखा के चारों ओर ये रेखा घूमकर चक्कर लगाकर यहाँ पर आ जाएगी और ये जो कोण बनेगा, ये कोण बनेगा 360 अंश का। 360 अंश में कितने समकोण होते हैं, 4 समकोण होते हैं। ठीक, यदि ये रेखा कुछ इस तरह से ओ ए रेखा हो गई और ये पूरा चक्कर लगाने के बाद ये रेखा यहाँ पर आई ओ बी। तो ये कितने अंश घूमेगी, तो ये कितने अंश का कोण हो जाएगा वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये एक चक्कर इसने पूरा किया, ये एक चक्कर इसने पूरा किया तो कितने अंश का कोण हो गया 360। इतना कोण और घूम रही है, ये कोण हमारा कौन सा है ए ओ बी, तो प्लस कोण ए ओ बी इसे हम लिख सकते हैं। तो रेखा ओ बी के द्वारा जो कोण बनाया गया है इस समय वो है 360 प्लस कोण ए ओ बी। इसी तरह से अगर ये रेखा 2 चक्कर लगाती है तो कितना कोण बनेगा, ये ओ ए हो गई रेखा और इस पर दूसरी रेखा जो ओ बी है उसने एक चक्कर पूरा किया, दूसरा चक्कर पूरा किया और इसके बाद आगे जब बनेगी कहाँ पे ये रेखा आएगी, ये ओ बी। तो ये कितने अंश का कोण हो जाएगा, एक बार देखेंगे, ध्यान से देखेंगे तो ये एक बार एक चक्कर लगाया तो 360 अंश, दूसरा चक्कर लगाया तो 360 अंश और ये दूसरे चक्कर के बाद रेखा आगे बढ़ रही है हमारी ये। तो ये कोण कितने अंश का हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुणा 360 क्योंकि 360 अंश के 2 चक्कर लगा रही है प्लस कोण ए ओ बी। ठीक है, तो इस तरह से इस ओ ए रेखा के ओ बी रेखा जितने चक्कर लगाएगी उतने ही गुणा में हम 360 के लिख लेंगे, प्लस जितना कोण हमारा ओ ए रेखा के बाद होगा वह प्लस में कोण हो जाएगा। तो इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, माना ये मान लें कि ओ ए रेखा के परितः मतलब चारों ओर ओ बी रेखा n चक्कर लगाती है। कितने चक्कर लगाती है, n चक्कर लगाती है। तो ओ बी रेखा के द्वारा बनाया गया कोण कितना होगा,
देखा आपने, जब एक चक्कर लगाया तो 1 गुणा 360 या फिर 360 प्लस कोण ए ओ बी। 2 चक्कर लगाए हैं तो 2 गुणा 360 प्लस कोण ए ओ बी। इसी तरह से जब n चक्कर लगाएंगे तो ये हो जाएगा n गुणा 360 अंश प्लस कोण ए ओ बी। तो ये बात भी हमें समझ में आनी चाहिए। n क्या है? n है कि ओ ए रेखा जो है, इस रेखा के चारों ओर जितने चक्कर लगाए हैं ओ बी के द्वारा उनकी संख्या। तो ये बात समझ में आ गई होगी। तो कोण हमने समझ लिया यहाँ पर कि कोण कौन कौन से होते हैं, धनात्मक, ऋणात्मक। और किसी रेखा के द्वारा जब कोण बनाया जाता है किसी दूसरी रेखा के सापेक्ष, तो जितने चक्कर लगाएगी रेखा और उसके बाद जो कोण बनेगा वह कोण हमारा इस तरह से लिखा जा सकता है, n गुणा 360 प्लस कोण ए ओ बी। अब हम बात करते हैं कोणों के मापन की। तो कोण की माप किस तरह से करेंगे वह देखते हैं। तो हेडिंग डालते हैं कोण की माप। तो कोणों को हम त्रिकोणमिति में 2 तरह से माप सकते हैं। 2 पद्धतियां हैं कोण के मापन की। पहली पद्धति का नाम है साष्टिक प्रणाली। साष्टिक पद्धति या प्रणाली, इसे अंग्रेजी बोलते हैं सेक्साजेसिमल सिस्टम। और दूसरी पद्धति है हमारे पास वृत्तीय पद्धति। वृत्तीय पद्धति इसे बोलते हैं सर्कुलर सिस्टम। तो दोनों सिस्टम को हम पढ़ेंगे। यदि इसे बहुत संक्षेप में पढ़ें तो बस इतना हम समझ सकते हैं कि जो साष्टिक पद्धति होती है इसमें जो कोण को हम मापते हैं वह अंश में मापते हैं। किसमें मापते हैं? अंश में। कोई नंबर है अगर तो उसके ऊपर जैसे कि हमें लिखना है 20 अंश, तो 20 अंश को इस तरह से लिखते हैं। इसी तरह से वृत्तीय पद्धति में जो कोणों को मापा जाता है वह रेडियन में मापा जाता है। किसे मापा जाता है? रेडियन में। और रेडियन को हमेशा हम जब कोई कोण पाई में होता है, जैसे पाई, 2 पाई, 2 पाई बाई 4, तो इस तरह से जो कोण होंगे वह हमारे रेडियन बोले जाएंगे और यह कोण अंश में बोले जाएंगे। तो साष्टिक पद्धति में हम कोणों को अंश में मापते हैं और वृत्तीय पद्धति में हम कोणों को रेडियन में मापते हैं। तो एक बार हम अंश और रेडियन के बारे में समझ लेते हैं। हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग साष्टिक पद्धति। हम जानते हैं कि जो एक समकोण होता है वह 90 अंश का होता है। कितने अंश का होता है? 90 अंश का। यदि एक अंश के हम एक अंश को अगर 60 बराबर भागों में बांट लें तो इसका जो एक भाग होगा वह हमारा 1 मिनट या कला कहलाता है। क्या कहलाएगा? 1 मिनट या कला। तो इस हम ऐसे समझ सकते हैं कि एक अंश बराबर 60 मिनट या कला के बराबर होता है। अच्छा, ये जो 60 मिनट है तो 60 मिनट को हम इस तरह से भी हम दिखा सकते हैं। 60 मिनट को एक चिन्ह सिंबल आता है इस तरह से, एक ये इस तरह से एक हम लगा देंगे तो ये 60 मिनट कहलाएगा। अब अगर 1 मिनट को हम 60 बराबर भागों में बांट लें तो इसका एक भाग हमारा 1 सेकंड या विकला कहलाएगा। विकला इसमें बांटा गया है। तो अगर 1 मिनट की बात करें तो 1 मिनट बराबर होता है हमारा 60 सेकंड या विकला।
तो ये आपको याद रखना है कि साष्टिक पद्धति में एक समकोण 90 अंश के बराबर और एक अंश बराबर 60 मिनट और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड। एक अंश को हम एक अंश बराबर 60 मिनट ऐसे दिखा सकते हैं और 1 मिनट बराबर 60 सेकंड, इसे हम इस तरह से भी दिखा सकते हैं। तो यह आपको याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं साष्टिक पद्धति में कोण को किस मापा जाता है। लिख लेंगे हम अंश में, अंश में मापा जाता है। अब हम बात करते हैं वृत्तीय पद्धति की, तो हेडिंग डालते हैं वृत्तीय पद्धति। बताया हमने वृत्तीय पद्धति में कोण को कैसे मापते हैं। कोण को मापने की इकाई क्या होती है, रेडियन। तो लिखेंगे रेडियन में मापते हैं। अब ये रेडियन क्या होता है ये समझते हैं। यदि हम एक वृत्त को बनाएं और इस वृत्त की जो त्रिज्या है वह r सेंटीमीटर है या r यूनिट है, ये केंद्र हो गया O और ये A, एक इसकी परिधि पर एक बिंदु है A, और एक चाप हम ले लेते हैं B, और यहाँ पर यदि OA बराबर AB हो, कह सकते हैं कि यदि एक रेखा के द्वारा उसकी त्रिज्या के बराबर चाप लेने पर, यानी कि इस चाप की लंबाई जो हो, ये AB हमारी चाप कहलाएगी, तो इस चाप की लंबाई और इस त्रिज्या की लंबाई अगर समान है तो यहाँ पर जो कोण बनेगा, इसके केंद्र पर जो कोण बनेगा वह एक अंश कहलाएगा, और इसी एक अंश को हम एक रेडियन बोल सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया होगा कि रेडियन क्या होता है कि यदि किसी वृत्त में त्रिज्या के बराबर चाप के द्वारा जो कोण उसके केंद्र पर बनाया जाता है तो यह कोण हमारा एक रेडियन या एक अंश कहलाता है। तो हमने यहाँ पर सीखा कि एक अंश जो होता है वह एक रेडियन के बराबर होता है। रेडियन और अंश में जो संबंध है, अंश और रेडियन में संबंध, ये एग्जाम में कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो ये भी आपको याद रखना है। क्या होता है, तो हम लिख सकते हैं 180 अंश बराबर 180 अंश बराबर पाई रेडियन। ये अंश और रेडियन में संबंध है। यहाँ पर अंश को रेडियन में और रेडियन को अंश में इस संबंध के द्वारा बदल सकते हैं। कैसे बदलेंगे आइए समझते हैं। ये भी मान लिया हमें अंश को रेडियन में बदलना है, अंश को रेडियन में, इधर लिख लेते हैं कि रेडियन को अंश में बदलना है। तो कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। एक कोण ले लेते हैं 45 अंश, ये अंश में है, इसे रेडियन में बदलना है। तो 45 अंश को रेडियन में कैसे बदलेंगे वो देखते हैं। देखो हम जानते हैं कि 180 अंश बराबर होता है पाई रेडियन, तो एक अंश बराबर हो जाएगा पाई अपान 180 रेडियन, और हमारे पास कितने अंश हैं, 45 अंश हैं, इसलिए 45 अंश जो हैं वो बराबर हो जाएंगे 45 गुणा पाई बटे 180 अंश। अगर हम डिवाइड करेंगे तो आएगा पाई बाई 4 रेडियन। तो हमने देखा कि अंश को रेडियन में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करते हैं।
तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि कभी कभी पूछा जाता है कि अंश में एक माप दे रखी होती है कोण की, उसे रेडियन में बदलना है, तो अंश को रेडियन में बदलने के लिए किससे गुणा कर देंगे? उस अंश को π/180 अंश के। अब हम देखते हैं, अगर हम इसे ही देखिए π/4 को अंश में बदलें तो कैसे बदलेंगे? इसे अंश में बदलना है, तो अंश में बदलने के लिए क्या करते हैं, हमें पता है कि π/180 अंश होता है। इस तरह से देख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं कि पाई रेडियन बराबर 180 अंश होता है। तो 1 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? 180/पाई के। इसलिए π/4 रेडियन किसके बराबर हो जाएगा? π/4 गुणा 180/पाई के। तो पाई से पाई मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से इसे करेंगे तो 45, तो ये हो जाएगा 45 अंश। तो देखा हमने, रेडियन को अंश में बदलने के लिए किससे गुणा करनी पड़ रही है? 180/पाई से गुणा करते हैं। तो ये दोनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं, इन्हें याद रखेंगे। और एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि रेडियन को अंश में बदलवाता है या अंश को रेडियन में बदलवाता है, तो हमें क्या करना है कि अंश को गुणा कर देंगे π/180 अंश से, तभी ये किस में बदल जाएगा? रेडियन में। और कोई माप अगर रेडियन में दे रखी है तो उसे गुणा कर देंगे 180/पाई से, तो ये माप किस में बदल जाएगी? अंश में बदल जाएगी। तो हम त्रिकोणमिति के परिचय में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और अब हम सीखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात क्या होते हैं ये सीखते हैं। मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात से पहले थोड़ा सा हम निर्देशांक ज्यामिति में पहुंचते हैं। और निर्देशांक ज्यामिति में दो एक्सेस हुआ करती थी हमारे पास, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। इस अक्ष पर हम एक इकाई वृत्त की रचना करते हैं। इकाई वृत्त क्या होता है कि वह वृत्त जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर हो या 1 इकाई हो, वह हमारा इकाई वृत्त कहलाता है। तो यहाँ पर एक वृत्त हमने लिया है, इस वृत्त की त्रिज्या हमारे पास 1 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कौन सी होगी? ये। और इसी तरह से ये भी एक त्रिज्या होगी, इसे हमने लिया है 1 सेंटीमीटर। इस वृत्त की परिधि पर एक बिंदु ले लिया हमने, जिसका नाम दे दिया है P। ये मूल बिंदु होता है O। और इस P से एक लंब डाल देंगे x अक्ष पर, जिसका नाम दे देंगे हम M। तो चूँकि ये 1 सेंटीमीटर है और x अक्ष को हम हमेशा याद रखेंगे cos थीटा मानेंगे। ये हम अगर थीटा मान लें तो OM बराबर हो जाएगा cos थीटा। OM बराबर cos थीटा। इसी तरह से y अक्ष को हम, y अक्ष पर जो दूरी होगी उसे sin थीटा मान लेते हैं। तो sin थीटा का मतलब है PM बराबर हो जाएगा sin थीटा। इसके बाद अगर OP रेखा को थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे हम, तो एक बिंदु Q मान लेते हैं यहाँ पर, और Q से एक हम अगर लंब डालें x अक्ष पर, और x अक्ष पर जिस बिंदु पर काटता है इसका नाम दे देते हैं हम N। तो और OQ को अगर R मान लें, OQ की जो दूरी है इसे हम यहाँ से यहाँ तक की दूरी को मान लें R। और QN को हमने मान लिया है Y1 और ON को मान लिया है X1। इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बिंदु जो Q है इसके निर्देशांक हो जाएंगे X1, Y1। बिंदु P के निर्देशांक देखें तो क्या हो जाएंगे? cos थीटा, sin थीटा। क्योंकि x अक्ष पर cos थीटा दूरी चली गई है, यानी कि OM बराबर cos थीटा है,
और पी एम बाई अक्ष पर कितनी दूरी चली गई है, साइन थीटा। तो इसके निर्देशांक हो जाएंगे कास थीटा कामा साइन थीटा। यहाँ पर दो त्रिभुज में दिख रहे हैं। एक त्रिभुज है हमारे पास ये और दूसरा त्रिभुज है ये। तो त्रिभुज नाम भी लिख लेते हैं ओ पी एम तथा त्रिभुज ओ क्यू एन। ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं। कैसे त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं। समरूप त्रिभुज देखिए कैसे हैं, ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है। इस त्रिभुज का ये कोण थीटा है और बड़े वाले त्रिभुज का ओ क्यू एन का भी त्रिभुज का जो कोण है ये भी थीटा है। तो दो कोण बराबर हैं तो वो हमारा समकोण त्रिभुज हो जाता है समरूपता के नियमों से। अब समकोण त्रिभुज हैं तो हम जानते हैं कि समकोण जो त्रिभुज होते हैं तो समकोण त्रिभुज की जो भुजाएं होती हैं, समकोण त्रिभुज की संगत भुजाएं समानुपात में होती हैं। समरूप त्रिभुज की संगत भुजाएं कैसी होती हैं, समानुपात में होती हैं। तो यहाँ से देखेंगे इन दोनों त्रिभुजों में बड़े त्रिभुज की जो भुजा ओ एन है इसके संगत भुजा त्रिभुज ओ पी एन में भुजा ओ एम है। तो लिखेंगे ओ एन अपान ओ एम। इसी तरह से ये जो भुजा है ओ क्यू इसके संगत छोटे त्रिभुज की भुजा है ओ पी और इसी तरह से जो बड़ी भुजा है इसके संगत भुजा है ये वाली। तो लिखेंगे क्यू एन अपान पी एम। ओ एन हमारे पास है x1, ओ एन है हमारे पास x1 और ओ एम है हमारे पास cos थीटा। इसी तरह से ओ क्यू है y1 और ओ पी है साइन थीटा। ओ क्यू एन हमारे पास क्यू एन है हमारे पास y1 और पी एम है हमारे पास साइन थीटा। थोड़ा सा गलत हो गया है, इसे हम सही करते हैं। क्या गलत हुआ है देखते हैं। जो ओ क्यू है हमारे पास ओ क्यू, ये ओ क्यू हमारे पास आर है, क्या है आर, और ओ पी है हमारे पास 1। इसी तरह से ओ एन क्यू एन है हमारे पास y1 और पी एम है हमारे पास पी एम ये साइन थीटा। तो यहाँ से अगर इन दोनों को लें तो इन दोनों को लेने पर हमें कास थीटा बराबर x1 बटे आर, या हम कहें कि आर कास थीटा बराबर x1। और इन दोनों को अगर लेंगे तो यहाँ से हमें r बटे 1 बराबर y1 बटे साइन थीटा है। तो r साइन थीटा बराबर y1 मिलेगा। अब देखेंगे त्रिभुज, ये जो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज में चूँकि ये त्रिभुज समकोण है तो इस त्रिभुज में जो ओ क्यू है ये है कर्ण। समकोण त्रिभुज में बड़ी भुजा के सामने का कोण 90 अंश के सामने कोण कर्ण कहलाता है। तो लिखेंगे त्रिभुज ओ क्यू एन में ओ क्यू कर्ण है हमारे पास, ओ एन आधार है और क्यू एन लंब है। तो हम अगर पाइथागोरस प्रमेय से देखें, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज से संबंधित होती है। तो इसके अनुसार होता है कर्ण की घात 2 बराबर आधार की घात 2 प्लस
लंब की घात 2। तो कर्ण हमारे पास है r, तो हमें मिलेगा r की घात 2 बराबर आधार हमारे पास कितना है x1 की घात 2 प्लस y1 की घात 2। इसे अगर हम कुछ इस तरह से लिखें तो देखते हैं कि जो कर्ण है हमारे पास इस त्रिभुज में, जो कर्ण है वो है r, तो r की घात 2 हो गया। और इधर ON x1 था तो x1, ये रहा हमारे पास x1। y1 लंब है हमारे पास ये y1, तो y1 कितना है ये y1 की घात 2। तो हमने देखा कि वृत्तीय फलन से, ज्यामितीय के माध्यम से देखा कि r, x1 और y1 में एक संबंध मिल गया हमें। तो यह जो संबंध होता है, इन्हीं संबंधों को हम बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। क्या बोलते हैं इसे? त्रिकोणमितीय अनुपात। समकोण त्रिभुज जो है हमारे पास QON, कौन सा है QON, इसमें अगर समकोण त्रिभुज, ये जो समकोण त्रिभुज है, इस समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमितीय अनुपातों की बात करें तो कुछ इस प्रकार दिखा सकते हैं। हम यही त्रिभुज इधर बना लेते हैं। नाम दे देते हैं OQN। ये 90 अंश है, ये थीटा है, ये कर्ण, ये आधार और ये लंब। तो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हमारे कौन कौन से हो जाएंगे? साइन थीटा, दूसरा है कास थीटा, तीसरा टैन थीटा। तो साइन थीटा जो होता है इसे हम लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। कास थीटा को लिख सकते हैं आधार बटे कर्ण। टैन थीटा को लिख सकते हैं लंब बटे आधार। 3 अनुपात और हैं हमारे। चौथा अनुपात है कॉसिक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा। ये तीनों अनुपात, जो ये अनुपात हैं, इनके क्रमशः उल्टे होते हैं। साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसिक थीटा, तो कॉसिक थीटा हो जाएगा हमारा कर्ण बटे लंब। सेक थीटा हो जाएगा इसका उल्टा कर्ण बटे आधार। और कॉट थीटा इसका उल्टा हो जाएगा आधार बटे लंब। तो इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को, ये जो 6 अनुपात हैं, इन त्रिकोणमितीय अनुपातों को याद कैसे करें, इसका एक ट्रिक है, उसके माध्यम से याद करते हैं। अगर हम लंब को L, आधार को A और कर्ण को K बोलें, ये ट्रिक है याद करने की, तो नोट कर लेते हैं। याद करने की ट्रिक। तो हम LAL बटे K A, K नहीं A, तो इसे बोलते हैं, ऊपर वाले को बोलेंगे लाल, नीचे वाले को बोलेंगे कक्का। लाल बटे कक्का। तो ये वास्तव में है क्या, इसे समझते हैं। अगर हम
इसकी बात करें तो ये हमारे पास एल को हमने बोला है लंब, के को बोला है कर्ण, तो ये लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण क्या होता है? साइन थीटा। इसी तरह से आधार बटे कर्ण क्या होता है? कॉस थीटा। बिल्कुल इसी तरह से लंब बटे आधार ये क्या हो जाएगा? टेन थीटा। यदि इनका उल्टा कर दिया जाए तो हम नीचे से इसे पढ़ेंगे, कर्ण बटे लंब ये हो जाएगा कॉसिक थीटा। इसे पढ़ेंगे, इसे यहाँ लिखते हैं, इसे पढ़ेंगे सेक थीटा, ये कर्ण बटे आधार, और इसे क्या पढ़ेंगे? काट थीटा, आधार बटे लंब। तो इन 6 त्रिकोणमितीय अनुपातों को हमें याद करना है। ये त्रिकोणमितीय जब हमें अनुपात याद हो जाएंगे तो हम त्रिभुज, समकोण त्रिभुज से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं उन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो याद करने का तरीका भी बता दिया है, तो इस माध्यम से इस तरह से इन्हें याद कर लेना। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं। हमने बताया था कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसिक थीटा। तो इन्हें और किसी तरह से लिख सकते हैं, चूँकि हमने उल्टा बताया है तो हम कुछ अन्य सूत्र बनते हैं, उन सूत्रों को भी देख लेते हैं। लिखेंगे कुछ महत्वपूर्ण सूत्र। तो पहला सूत्र क्या है हमारे पास? साइन थीटा। तो साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कॉसिक थीटा। तो इसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉसिक थीटा, या इसका अगर उल्टा लिखें तो लिख सकते हैं हम कॉसिक थीटा बराबर 1 अपान साइन थीटा। इसी तरह से एक और है कॉस थीटा। कॉस थीटा किसका उल्टा होता है? 1 बटे सेक थीटा का, और इसे दूसरी तरह से लिख सकते हैं तो जो सेक थीटा है ये किसका उल्टा हो जाएगा? 1 अपान कॉस थीटा। एक अनुपात जो हमारे पास बचा है वह है टेन थीटा। तो टेन थीटा जो उल्टा होता है वो होता है कॉट थीटा का, इसे इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर कॉट थीटा को लिखना चाहें तो इसे लिख सकते हैं 1 अपान टेन थीटा। तो समस्याओं को हल करते समय, प्रश्नों को जो सवाल आएंगे उन्हें हल करते समय जिस भी संबंध की ज़रूरत पड़ेगी, इस संबंध की ज़रूरत पड़ेगी तो इसे इस तरह से लिख लेंगे, और इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसे इस तरह से लिख लेंगे। तो हमें ये याद करना है। याद कैसे होगा? हमने बताया कि साइन का उल्टा कॉसिक होता है, कॉस का उल्टा सेक, और टेन का उल्टा कॉट। तो इसी तरह से साइन का उल्टा जब लिखेंगे तो 1 अपान कॉसिक हो गया, कॉसिक का उल्टा लिखेंगे 1 अपान साइन हो गया। तो इस तरह से इन्हें आसानी से याद किया जा सकता है।